दिल ने फिर याद किया। ये वो आवाज है जो आपको हर तरह के जज्बात से वाकिफ कराती है, हंसाती है, रुलाती है, गुदगुदाती है, थिरकाती है। उम्र का लंबा सफर इन्होंने तय किया है बड़े सुरीले अंदाज के साथ, वफादारी निभाई है गायकी के साथ। इन्हें आप आशाताई, आशा जी कह के भी पुकार सकते हैं, या फिर मैं ये कहूँ द एवरग्रीन आशा भोसले इस नाम से भी पुकार सकते हैं ना। सिनेमा के शायकीन और मौसीकी के शदाइयों को शीबा का प्यार भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। आज दिल ने फिर याद किया में हम आशा जी के जिंदगी के कई सारे पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। अपनी जिंदगी के नित नए मोड़ पर किस तरह से उन्होंने नया सफर शुरू किया, उस पर भी बातें होंगी। मैं फिल्म लाइन का नहीं सोचती हूँ, मैं सारी दुनिया का सोचती हूँ। मैं जब नहीं रहूँ तो लोग ये कहें गाती ठीक थी लेकिन इंसान बहुत अच्छी थी। आशाताई आशा जी ने हिंदी जुबान के अलावा, हिंदी भाषा के अलावा दीगर 20 भाषाओं में जुबानों में 12,000 से जायद गाने गाए हैं और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया है। अपनी सुरमई सुरीली आवाज से लोगों का दिल अपनी ओर केंद्रित किया है, रागिब किया है, सभी जानते हैं। 2000 में इन्हें भारतीय सरकार की तरफ से दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया और 2008 में पद्म विभूषण एजाज से नवाजा गया। आइए नजर डालते हैं आशाताई आशा जी के शुरुआती सफर पर। आशा भोसले की पैदाइश महाराष्ट्र में 8 सितंबर 1933 में सांगली में मराठा समाज के घर हुई। उनके वालिद साहब दीनानाथ मंगेशकर एक एक्टर और क्लासिकल गायक थे। आशा जी जब महज 9 साल की थी तब उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। फिर उनका खानदान पुणे से कोल्हापुर और उसके बाद मुंबई आ गया। अपने घर वालों की मदद के लिए आशा और उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर ने गाना और फिल्मों में अदाकारी करना शुरू कर दी। 1943 में उन्होंने अपनी पहली मराठी फिल्म माझा बाल में चला चला नाव बाला गीत गाया, जिसके मौसीकार दत्ता दवाजेकर थे। उन्होंने 1948 में अपनी पहली हिंदी फिल्म चुनरिया का गाना सावन आया हंसराज बहल के लिए गाया। उन्होंने 1949 में अपना पहला हिंदी सोलो गाना रात की रानी फिल्म में गाया। महज 16 साल की उम्र में आशा जी ने 31 साल के गणपत राव भोसले से घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी, लेकिन ससुराल में माहौल सही न होने की वजह से शौहर और ससुराल को छोड़कर अपने 2 बच्चों के साथ मैके चली आई थी और फिर से गायकी शुरू कर दी थी। उस जमाने में जब गीता दत्त, शमशाद बेगम और लता मंगेशकर का नाम हर तरफ हुआ करता था, आशा जी को वही गाने दिए जाते थे जिन्हें ये तीनों गायक छोड़ दिया करते थे। यही वजह रही कि 50 की दहाई में दूसरे दर्जे की फिल्मों में ही ज्यादातर आशा जी गाने गाया करती थी। फिल्म मेकर बिमल रॉय ने 1953 की फिल्म परिणीति में आशा जी को गाने का मौका दिया। वहीं दूसरी तरफ राज कपूर ने 1954 की फिल्म बूट पॉलिश में आशा जी को मोहम्मद रफी साहब के साथ गाना गाने का मौका दिया। बिया चोपड़ा की 1957 की फिल्म नया दौर में जब आशा जी ने गाने गाए तो आशा जी आला दर्जे की गुलकारा की फहरिस्त में शुमार होने लगी। मोहम्मद रफी साहब के साथ मांग के साथ तुम्हारा और उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी। अपने जमाने की मशहूर मारूफ अदाकारा रह चुकी हेलेन के लिए आशा जी ने कई सारे नगमे गाए, जैसे कि कारवां फिल्म का पिया तू अब तो आजा, पिया तू, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, ये मेरा दिल, और ऐसे कई दूसरे नगमे जिनके लिए हेलेन को काफी मकबूलियत मिली। फिल्म तीसरी मंजिल के गाने आजा आजा के लिए आशा जी ने 10 दिन की रिहर्सल की और उसके बाद ही उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन के लिए गाना रिकॉर्ड किया था। यही वो दौर था जब आशा जी को कैबरे सिंगर का खिताब मिला था। पर फिल्म उमराव जान में रेखा पर फिल्माई गई गजलों को जब आशा जी ने अपने निराले अंदाज में गाया तो उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक वर्सेटाइल सिंगर है। आशा जी ने 1980 में आर.डी. बर्मन से शादी कर ली। ये आशा जी और पंचम दोनों के लिए दूसरी शादी थी। शादी के वक्त पंचम आशा जी से 6 साल छोटे थे। आशा जी को 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड, 2 बार नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। आशा जी 1997 में पहली बार वो पहली भारतीय गुलकारा बनी जिन्हें ग्रैमी अवार्ड के लिए नामजद किया गया था। जब आशा जी ने महज 16 साल की उम्र में भागकर शादी की थी और वो भी अपनी बहन
लता जी के सेक्रेटरी गणपत राव से, तो लता जी बहुत नाराज हुई थी, काफी नाखुश हुई थी इस बात से। और ये भी कहा जाता है कि दरअसल लता जी के सेक्रेटरी ने लता जी से बदला लिया, क्योंकि जब भी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ लता जी स्टिंग में बैठा करती थी, म्यूजिक स्टिंग में बैठा करती थी, तो गणपत राव बार बार टोका करते थे, बार बार इरिटेट किया करते थे। उनका अम्ल दखल कुछ ज्यादा ही रहता था लता जी की निजी जिंदगी में, जो लता जी को नागवार गुजरता था। और यही वजह थी, यही कारण था कि गणपत राव ने लता जी की बहन 16 साल की आशा जी को, जो नादान थी, बहला फुसला कर उनसे शादी कर ली। ये कहा जाता है। लेकिन दोनों बहनों ने, आशा जी और लता जी ने, कभी भी पब्लिक में इस बात का एतराफ नहीं किया। उन्होंने कहा कि घर की बात घर तक ही सीमित रहनी चाहिए, घर तक ही महदूद रहनी चाहिए। आशा जी को अपनी पहचान बनाने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े थे, क्योंकि 50 की दहाई में ही उनकी बहन लता जी का जादू लोगों के दिलों पर छाने लगा था। नूरजहां, शमशाद बेगम और गीता दत्त जैसी मंझी हुई आवाजों के बावजूद लता जी ने आते ही अपनी एक अलग जगह बना ली थी। वो बहुत जल्द टॉप सिंगर्स में शुमार होने लगी थी। लता जी के दौर में किसी के लिए भी हिंदुस्तानी सिनेमा में दाखिल होना ख्वाब जैसा था। और जिन बाकी सिंगर्स ने उस वक्त अपनी पहचान बनाई, वो ना तो ज्यादा गाने गा पाई और ना ही बड़ा मुकाम हासिल कर पाई। जहां एक तरफ लता जी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थी, वहीं उनकी बहन आशा जी अपनी पहचान बनाने की कोशिश में रात और दिन एक कर रही थी, जद्दोजहद के दौर से गुजर रही थी। पर वक्त ने करवट ली और ओपी नैयर जैसे मौसीकार ने आशा जी की आवाज की खासियत को पहचाना और आशा जी के लिए कामयाबी का रास्ता खुल गया फिल्म CID से। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वैसे दोनों बहनों ने हिंदुस्तानी सिनेमा में ऐसी जगह बनाई कि नए गायकों की राह काफी मुश्किल साबित हुई। दिलचस्प ये भी है कि 50, 60 और 70 की दहाई में मुकाबला सिर्फ आशा और लता जी के बीच में ही था। इसका असर दोनों की निजी जिंदगी पर भी पड़ा था। ये भी कहा जाता है कि उस दौर में जो गाने लता जी छोड़ा करती थी, वो आशा जी की झोली में आ जाते थे। बात जो भी हो, पर लता जी और आशा जी दोनों बहनों ने अपनी आवाजों से गानों को यादगार बनाया है और मौसीकी के शहदाइयों को सुरीली गायकी का जो तोहफा दिया है, वो सालों साल याद किया जाएगा। मुद्दत पहले लता जी ने एक इंटरव्यू में बयान दिया था, कहा था, मुझे अफसोस है कि मैंने अपनी बहन का साथ नहीं दिया, उनकी मदद नहीं की, और इस बात का अफसोस मुझे हमेशा रहेगा। लेकिन इसके जवाब में उनकी बहन आशा जी ने कुछ यूं कहा कि दरअसल हमारे खानदान में, हमारी फैमिली में एक दूसरे को प्रमोट करने का कोई रिवाज ही नहीं था। यही वो जगह है। हिंदुस्तानी सिनेमा के वो पहले मौसीकार जिन्होंने आशा जी की आवाज को एक नई पहचान दी, उनके ऊपर काफी मेहनत की, वो थे नन अदर देन ओपी नैयर साहब। दरअसल दोनों की पहली मुलाकात हुई थी एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान। गाना था छम छमा छम। उसके बाद ओपी नैयर साहब ने आशा ताई को फिल्म मांगू के लिए बुलाया और उसके बाद बड़ा ब्रेक उन्होंने आशा जी को दिया। वो थी फिल्म CID के गाने सुपर डुपर हिट हुए और आशा जी को एक अलग पहचान मिली हिंदुस्तानी सिनेमा में। उसके बाद नया दौर के गाने सुपर डुपर हिट। दोनों ने मिलकर बतौरे ग्लोकार और मौसीकार जोड़ी के रूप में बहुत ही बेहतरीन गाने दिए, हिट पे हिट दी। 324 गाने इन्होंने दिए। फिर आशा जी की लाइफ में, उनकी जिंदगी में एंट्री हुई म्यूजिक डायरेक्टर R.D. बर्मन साहब। R.D. बर्मन साहब आशा जी की लाइफ में यूं आए कि बस ओपी नैयर साहब का दिल टूट गया। आशा जी, R.D. बर्मन की होली, दोनों की मोहब्बत के किस्से चारों ओर थे और दोनों की लव स्टोरी भी बहुत अच्छी रही। जब तक रहे दिल ने फिर याद किया। रू आओ ना। पंचम ऐसा दोस्त था कि ये सुन, ये गाना कैसे है, ये सुन, ये
साउथ अमेरिकन म्यूज़िक सुन, अभी अफ्रीकन सुन, अब ये सिंगर, सब सिंगर वो ऐसे मुझे सुनाता था कि देख कैसे गाते हैं। और इसमें हम पूरी रात इसकी निकल जाती थी। आर.डी. बर्मन पंचमदानी आशा जी को ओपी नैयर साहब की तरह वेस्टर्न धुनें दी, क्लासिकल धुनें दी और आशा जी ने भी बहुत मेहनत की, अपनी क्रिएटिविटी डालने की भी कोशिश की, अपनी आवाज़ को बदलने के लिए। दोनों की लव स्टोरी पर आइए मोहब्बत भरी कहानी पर एक नज़र डालते हैं। यूँ तो हिंदुस्तानी सिनेमा की प्यार भरी कहानियों में कई कहानियाँ दर्ज हैं, कुछ मुकम्मल तो कुछ अधूरी है, पर ये जो कहानी है ये म्यूजिकल है और मुकम्मल भी। आशा जी और आर.डी. बर्मन की दास्तानी मोहब्बत, इस कहानी में भी रुकावटें थीं, बंदिशें थीं। किसी भी पहलू से ये नजर नहीं आता था कि मोहब्बत को मंजिल मिल जाएगी। यहाँ तक कि पंचम की वालिदा ने पंचम से कहा था कि मेरी लाश पर से गुजरकर तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। पंचम मायूस हुए थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी थी। वो सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। वैसे भी दो मौसीकी की दुनिया के सितारों का, दो शख्सियात का मिलना तय था। साल 1956 में 23 साल की आशा जी पहली बार आर.डी. बर्मन से मिली, एक रिकॉर्डिंग के दौरान। तब आशा जी नाम और पहचान दोनों बना चुकी थी और आर.डी. बर्मन पहचान बनाने में लगे थे। अभी भी वो एस.डी. बर्मन साहब के बेटे ही थे। ठीक 10 साल बाद दोनों ने जब पहली फिल्म में मिलकर काम किया, वो फिल्म थी तीसरी मंजिल, तो सब कुछ बदल गया। इसी फिल्म के साथ दोनों के दरमियान मोहब्बत की चिंगारी पैदा हुई थी। एक क्रिएटिव और रोमांटिक पार्टनरशिप की शुरुआत हुई थी, जिसने मौसीकी की दुनिया में बड़ा आयाम और बदलाव लाया। ये वो ऐसा दौर था जब दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में काफी दर्द और दुख के दौर से गुजर रहे थे। आशा जी की पहली शादी टूट चुकी थी, जिसने उन्हें काफी तकलीफें दी थी। अपने घर वालों की खिलाफत के बावजूद आशा जी ने महज 16 साल की उम्र में 31 साल के गणपत राव भोसले से शादी करी थी, जिससे उन्हें महज दुख मिले। शौहर के साथ साथ ससुराल वालों ने बड़े बुरे बर्ताव से इनका दिल तोड़ दिया था। आशा जी टूट चुकी थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब 2 बेटों और अपनी बेटी के साथ हामला आशा ने अपनी बहन लता जी के घर की तरफ रुख किया और माँ बाप के यहाँ रहने लगी थी। दूसरी तरफ आर.डी. बर्मन की जिंदगी में भी उथल पुथल थी। उनकी शादी 1967 में रीता पटेल से हुई थी, जो महज 5 साल ही टिक सकी। रीना से उनकी मुलाकात दार्जिलिंग में हुई थी और वो उनकी फैन थी। शादी हुई तो जरूर थी, पर आपसी रिश्ते सही नहीं थे। रिश्ते में ऐसी कड़वाहट भर गई थी कि आर.डी. बर्मन घर छोड़कर होटल के कमरे में रहने लगे थे। दोनों की जिंदगियों में उथल पुथल तो थी। ऐसे में साथ काम करते करते, एक ही मिजाज रखते हुए, हिट गाने देते देते, बिन बोले दिल भी मिलने लगे, एहसासात मिलने लगे। आशा जी आर.डी. बर्मन की सबसे पसंदीदा आवाज थी और मौसीकी दोनों को और करीब ला रही थी। कहते हैं इश्क और मुश्क छुपा ही नहीं छुपता। सबको खबर हो गई थी कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो जरूर है, पर मुश्किल ये थी कि दोनों में उम्र का फासला है और आर.डी. बर्मन की वालिदा इस रिश्ते के सख्त खिलाफ है। इंतजार था तो बस सही वक्त का। दोनों इंतजार करते रहे। इसी बीच आर.डी. बर्मन के वालिद साहब एस.डी. बर्मन साहब का इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल ने आर.डी. बर्मन की कमर तोड़ के रखी थी और उनकी वालिदा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। धीरे धीरे आर.डी. बर्मन की वालिदा की याददाश्त चली गई। वो आर.डी. बर्मन को भी नहीं पहचान सकी। आर.डी. बर्मन ने वक्त की नज़ाकत को समझा और 1980 में आशा जी से शादी कर ली और 14 साल तक ये रिश्ता कायम व दायम रहा, जब तक न 54 साल की उम्र में आर.डी. बर्मन चल बसे। म्यूजिक डायरेक्टर मौसीकार पंचमदानी यानी कि आर.डी. बर्मन ने आशा जी को ओपी नैयर की ही तरह कई सारी अलग धुनें दी, वेस्टर्न धुनें दी, क्लासिकल धुनें दी और आशा जी ने भी बड़ा इंसाफ किया इन धुनों के साथ। उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी का भी इस्तेमाल किया, बहुत मोल्ड किया अपनी आवाज़ को, काफ़ी मेहनत की, अगर हम यूँ कहें तो गलत नहीं होगा। जैसे हम कारवा फिल्म के उस कैबरे सॉन्ग को कैसे भुला सकते हैं, पिया तू अब तो आजा, सुपर डुपर हिट गाना हेलेन पर फिल्माया गया। इसके अलावा अब क्लासिकल धुनों की बात करें तो खूबसूरत फिल्म का ये गाना पिया बावरी। गजलों की बात आती है तो सबसे बड़ा श्रेय, सबसे बड़ा क्रेडिट
जाता है ख़याम साहब को। ख़याम साहब ने आशा जी की आवाज़ को गज़ल गायकी के लायक बनाया, काबिल बनाया, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और उन्होंने बारहा कहा, मैं ख़याम साहब की बहुत एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मेरी आवाज़ में एक अलग तरह की ताजगी, एक अलग तरह का सुरूर पैदा किया। ख़याम साहब और आशा जी उमराव जान से पहले कई मरतबा एक साथ काम कर चुके थे। 1948 में ख़याम साहब ने उन्हें एक फ़िल्म के लिए गवाया था, उसके बाद दर्द, फिर सुबह होगी, इन फिल्मों में भी गवाया था। लेकिन उमराव जान जो फिल्म थी जिसमें ख़याम साहब के म्यूज़िक ने जान डाल दी थी और साथ ही साथ आशा जी ने अपनी गायकी से जान डाली थी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ये रही, इसका कोई सानी नहीं। ख़याम साहब ही कुछ यूँ कहते हैं कि किस तरह से उन्होंने आशा जी की आवाज़ को मोल्ड करने की कोशिश की। ख़याम साहब क्या कहते हैं, आइए सुनाते हैं आपको। एक टोन सेट की कि उमराव जान कैसा गाती होगी, और रिकॉर्डिंग तय हो गई। लास्ट रिहर्सल आशा जी की उनके दर दौलत पे हुई। तुमको कहा कि आशा जी ये टोन जो है ना उसको आपने अडॉप्ट करना, टोन ऐसे हो गई। कहते मैंने आपने जो सिखाया, आपने जो धुन बनाई, मैंने याद कहानी सब बारीकियाँ, सब मुर्कियाँ, छोटी मोटी ताने, वो सब मैंने वो किया ना। हाँ बिल्कुल किया, वो सही है ना, बिल्कुल सही। नहीं वो टोन आपने पकड़नी है, वो सब याद हो गया वो, लेकिन टोन पकड़नी है। तो वो चुप कर गई हैं। वो कहने लगी कि ख़याम साहब ये मेरे टेप रिकॉर्डर पे आप अपनी आवाज़ से, मैं नहीं आपके साथ गाऊंगी, आप अपनी आवाज़ में मुझे रिकॉर्ड करके दीजिए। आशा जी ने कहा कि मुझे 8 दिन चाहिए। तो ठीक है, रिकॉर्डिंग का दिन, एंड एक तरह मुहूर्त का, उमराव जान की मुहूर्त गाने पे, और सब के सब मेहमान, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर, सब रिहर्सल शुरू हो गई। वो इसके लिए हमने ना वो टोन, उमराव जान की टोन के लिए 150 सुर नीचे हमने किया हुआ था, नीचे किया या तो पिच नीचे की हुई थी। तो वो रिहर्सल थे, उसके बाद हमने कहा ये कहती नहीं वो जगजीत जी आप इधर आइए। जगजीत जी को बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। वो कहने लगी ये रिकॉर्डिंग के लिए सुर थोड़ी है, मेरा सुर तो है ही नहीं है। तो जगजीत जी भी घबरा गई। मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा था, वो सारी प्लेसिंग म्यूजिशियंस की सारी अपने रिकॉर्डर्स को बता रहा था, ये क्या क्या चाहिए कैसे। तो आशा जी के पास गया। आशा जी क्या कहते, ख़याम साहब ये सुर आपने बिल्कुल गलत रख लिया, मैं गा नहीं पा रही। मैंने कहते आपने ये सुर इतना क्यों रखा? तो मैंने कहा जी आशा जी उमराव जान के लिए, आपके लिए नहीं, उमराव जान के लिए। कहते आपकी उमराव जान गा ही नहीं पा रही। बड़ा अच्छा उन्होंने याद दिया। तो चलिए मैंने कहा आशा जी ऐसा करते हैं, ये अभी रिहर्सल हो चुकी है, आप इवन माइक्रोफोन पे 2-3 दफ़ा गा चुकी हैं। कहते हाँ, आप एक टेक हमें इसका दे दीजिए, दूसरा टेक हम आपके सुर वाला कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि ख़याम साहब आप एक कसम लीजिए कि आप, ये मैं आपको टेक देती हूँ, इसके बाद आप मेरे सुर वाला जो मैं चाहती हूँ वो आप ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे। मैंने कहा ये कहते, मैंने कहा क्या कसम? कहते आप प्रदीप की कसम खाइए। मैंने कहा गाना चलना शुरू हुआ, और उसके बाद फिर आलाप आशा जी का वो आलाप ऐसा शुरू हुआ, ऐसी आवाज़ आई तो आशा जी की आंखें बंद हो गई ट्रांस में। अब गाना 5.5 मिनट का है, 5.5 मिनट गाना चला और आशा जी की आंखें बंद। एंड अब सब सन्नाटा है एक स्टूडियो में
कि आशा जी क्या कहती हैं, इसको रिजेक्ट करेंगी या क्या करेंगी। 1 मिनट गुजर गया, वो ट्रांसलेट चुप, सन्नाटा है स्टूडियो में। 1-1.5 मिनट के बाद ना किसी का कोई टेलीफोन आया होगा, तो दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने से आशा जी ट्रांस में से निकली और उनके अल्फाज से कहती ये मैं गा रही थी क्या। आशा जी आशा ताई की खासियत ये रही है कि उन्होंने क्लासिकल, गज़ल और पॉप के अलावा संगीत के, मौसीकी के, गायकी के हर एक पहलू में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा, और इस कदर बिखेरा कि हर एक गाना उनका पॉपुलर है और जवान दिलों की धड़कन है। आज भी इनके गाने बहुत ही मकबूल है, मकबूल आम है, ये कहेंगे तो गलत नहीं होगा। यंगस्टर्स इनकी आवाज़ के दीवाने हैं, इनके नगमे बार बार सुनना चाहते हैं और सुनाना चाहते हैं। आज के दौर के गायक भी आशा जी की आवाज़ के कदरदान हैं, दीवाने हैं। दिल ने फिर याद किया। हिंदुस्तानी सिनेमा के एक और नामवर और नामचीन म्यूजिक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन साहब, यानी पंचम दा आर.डी. बर्मन साहब के वालिद साहब। उनकी पसंदीदा, उनकी फेवरेट गुलकारा रही है लता जी। वो अक्सर व बेशतर अपनी फिल्मों में उन्हीं से गाने गवाते थे। लेकिन जब 1957 से लेकर 1962 के बीच में, इन सालों के बीच में उनके कुछ इख्तिलाफात चल रहे थे लता जी से, किन्हीं वजूहात की बिना पर दोनों ने एक दूसरे से काम करने से मना किया। तो नतीजा ये निकला कि इसका फ़ायदा आशा जी को हुआ। उन्होंने आशा जी की तरफ रुख किया और आशा जी के साथ फिर उन्होंने हिट फिल्में दी, हिट गाने सामने आए। जैसे फिल्म का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगी, काला पानी, काला बाजार, ज्वेल थीफ, सुजाता, बंदनी, तीन देवियाँ। एस.डी. बर्मन साहब के असिस्टेंट रह चुके म्यूजिक डायरेक्टर जयदेव बर्मन, उन्होंने भी आशा जी से कई हिट गाने गवाए अपनी हिट फिल्मों में, जैसे मुझे जीने दो या हम दोनों की अगर हम बात करें तो गलत नहीं होगा। इसके अलावा जयदेव साहब ने आशा जी के साथ कई प्राइवेट एल्बम्स भी किए, गज़ल एल्बम्स भी किए। म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात करें तो फिर इलायाराजा के साथ भी आशा जी ने हिट नगमे दिए, शंकर जयकिशन साहब के साथ भी हिट नगमे दिए, अन्नू मलिक साहब के साथ हिट नगमे दिए, ए.आर. रहमान साहब के साथ हिट नगमे दिए और बहुत सारे यंग म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ हिट नगमे दिए। आशा जी के 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा जो पायलट था, बाद में म्यूजिक डायरेक्टर बना, उनका नाम है हेमंत भोसले। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में बेटी भी थी, लेकिन जिन्होंने सुसाइड किया था 8 अक्टूबर 2012 को, वो ऑथर थी और कॉलमनिस्ट भी थी। उनका नाम था वर्षा। और उनके जाने के बाद आशा जी बहुत टूट चुकी थी। बाद में उन्होंने अपने आप को संभाला और उनके एक और बेटे, छोटे बेटे, जिनका नाम है आनंद भोसले, वो एक बिजनेसमैन है और हाल फिलहाल वो डायरेक्टर की कुर्सी भी संभाल रहे हैं। वक्त के साथ साथ कायनात की हर एक चीज़ बदल जाती है। गर्ज में ये कहूँ कि वक्त हर एक पर अपनी छाप छोड़ के ही जाता है, अपना असर डाल के ही जाता है। लेकिन मानो ऐसा लगता है कि आशा जी की मखमली आवाज़ पर वक्त का कोई असर नहीं हुआ है। आज भी इनकी मखमली आवाज़ हज़ारों लोगों का दिल अपनी ओर राग़िब करती है। आज भी इनकी आवाज़ में मिठास है, आज भी इनकी आवाज़ की मधुरता बरकरार है और हमेशा ऐसी रहनी ही चाहिए। इतने बेहतरीन नगमे जो उन्होंने हमें दिए हैं। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। मैं फिल्म लाइन का नहीं सोचती हूँ, मैं सारी दुनिया का सोचती हूँ। मैं जब नहीं रहूँ तो लोग ये कहें गाती ठीक थी लेकिन इंसान बहुत अच्छी थी। वेल आशा जी बहुत ही बेहतरीन कुक भी है।
आज के प्रोग्राम में इतना ही। आशा जी की यादें आज हमने ताज़ा की, दिल ने फिर याद किया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये प्रोग्राम बेहद पसंद आ गया होगा। आप हमें लिखिएगा ज़रूर shiba.lateef@nw18.com पर। एक नए मेहमान के साथ हम हाजिर हो जाएंगे, नई शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे दिल ने फिर याद किया में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सिनेमाई रहिए, अच्छी मौसीकी सुनने की आदत डालिए, फ़ायदे में रहेंगे। खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय फॉर नाउ। दिल ने फिर याद किया।